अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि हमने फाउंडेशन सीरीज स्टार्ट किया था और उस फाउंडेशन सीरीज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फाउंडेशन सीरीज पार्ट 1 में जो है हमारा था बेसिक मैथमेटिक्स, जिसको हमने अब तक कवर कर लिया है। फाउंडेशन सीरीज के पार्ट 2 में हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 9 के फिजिक्स को, जो कि अब स्टार्ट होगा। इस पार्ट 2 के बाद फाउंडेशन सीरीज पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की फिजिक्स। ठीक है, यहाँ तक कवर करने के बाद फिर जो है हम 11th-12th की कोई सीरीज स्टार्ट करेंगे। है, लेकिन अभी हम यहीं तक रहते हैं कि हम जो शुरुआत करने वाले हैं, किसकी शुरुआत करने वाले हैं, फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2 यानी कि क्लास 9 की फिजिक्स जो है उसको कवर करने वाले हैं। और उसमें हम सबसे पहले जो है कवर करेंगे किसको, मोशन को। मतलब अब जो लेक्चर आएंगे पार्ट 2 में वो चैप्टर के हिसाब से आएंगे, ठीक है ना। जो प्लेलिस्ट होगा फिजिक्स क्लास 9 के नाम से होगा, फिजिक्स क्लास 9 के नाम से होगा। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये सारी वीडियोस मिलेगी, ठीक है, समझ बात है। लेकिन ये पार्ट फाउंडेशन सीरीज का ही है। पार्ट क्या है, ये फाउंडेशन सीरीज का ही है। तो क्लास के हिसाब से मैं इसलिए डालूंगा ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो, ताकि फाउंडेशन सीरीज वाले जो प्लेलिस्ट है तो बहुत सारे वीडियो कंसंट्रेट हो जाएगी, तो आपके लिए ज्यादा परेशानी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को फाउंडेशन सीरीज के नाम से जो मतलब प्लेलिस्ट पहले से बनी हुई है उसमें भी ऐड कर दूंगा, और क्लास 9 फिजिक्स के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है, ताकि जो फाउंडेशन सीरीज वाले प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं उसको वहीं सारे वीडियो दिखे। और क्लास 9 के हिसाब से भी बना दूंगा, इसलिए ताकि जो सिर्फ क्लास 9 वाले पोर्शन को देखना चाहते हैं या सिर्फ पार्ट 2 को देखना चाहते हैं उसको आसानी से मिल जाए, बड़ी वाली प्लेलिस्ट में ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2। तो फाउंडेशन सीरीज पार्ट 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं किसको, क्लास 9 की फिजिक्स को, ठीक है। क्लास 9 का सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज मोशन, ठीक है। और मैं ये सोचकर चल रहा हूं कि पार्ट 1 के अंदर जो चीजें कवर की गई है वो आपको पहले से पता है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो उसको देख ले, क्योंकि हम जो बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो बेसिक मैथमेटिक्स से हम यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है ना। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है उनको देख ले तभी इधर आए, वरना जो है आपको बहुत सारी चीजें आउट ऑफ सिलेबस दिखेंगी, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस, क्योंकि अगर आप अभी से आईआईटी जेईई या नीट के बारे में सोच रहे हैं तो आपको पहले से वो इन्फॉर्मेशन प्रायर नॉलेज होनी चाहिए जो कि हमने पार्ट 1 के अंदर कवर किया है, ठीक है ना। तो मैं ये सोच कर चल रहा हूं कि आपने पार्ट 1 को कवर कर लिया होगा, ठीक है, ताकि वहां से जो भी वेक्टर है या ट्रिग्नोमेट्री है जो मैं इस्तेमाल करूं तो आपको समझ में आए कि ये चीजें कहां से है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं मोशन, ठीक है। तो मोशन क्या है, इनको समझने से पहले हमें एक चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है, कि जब भी हम किसी फेनोमेनास को ऑब्जर्व करते हैं, जब भी हम किसी फेनोमेनास को ऑब्जर्व करते हैं, किसी न किसी रेफरेंस के जरिए ऑब्जर्व करते हैं, और कोई ना कोई उसका ऑब्जर्व करने वाला होता है, कोई ना कोई ऑब्जर्व करने वाला आता होता है। और वो जो ऑब्जर्व करता है किसी फेनोमेनास को फिजिक्स के अंदर या नेचर के फेनोमेनास को, उसे हम कहते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। और फिजिक्स के अंदर ऑब्जर्वर का डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि किसके रेफरेंस में ये बातें की जा रही है, ठीक है ना, किसके रेफरेंस में ये बातें की जा रही है। तभी आपको समझ में आएगा कि मोशन क्या है, तभी आपको समझ में आएगा कि मोशन क्या है। तो ऑब्जर्वर क्या है, किसी फिनोमेनास को कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्वर। मान लो ये कोई टावर खड़ा हुआ है इस ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट, ठीक है। अब देखो, अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है, अगर कोई ऑब्जर्वर इस पॉइंट पर है तो ये क्या बताएगा कि ये टावर जो है हमसे सपोज कर लो 3 मीटर ईस्ट की तरफ है। और अगर ऑब्जर्वर कोई इधर हो तो ये क्या कहेगा कि यही टावर हमसे 5 मीटर वेस्ट की तरफ है। और कोई ऑब्जर्वर अगर नॉर्थ की तरफ हो तो उसको टावर कहां दिखेगा, साउथ की तरफ, ये क्या कहेगा कि 4 मीटर साउथ की तरफ है, ठीक है। और जो यहां पर ऑब्जर्वर होगा वो क्या कहेगा कि यही टावर हमारे हिसाब से 2 मीटर नॉर्थ की तरफ है, 2 मीटर नॉर्थ की तरफ है। टावर एक है, टावर एक ही है, ये जो टावर है क्या है, एक ही है, लेकिन इसी टावर की पोजीशन डिफरेंट ऑब्जर्वर की करस्पॉन्डिंग क्या है, डिफरेंट है, इवन डायरेक्शन में डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम जब कहते हैं कि किसी चीज की पोजीशन यहां पर है सिर्फ एट 5 मीटर,
तो हम किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं, भले ही हम वहां पे कहते नहीं है, कम से कम हम बताते हैं, तो उस कंडीशन में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने आप को ऑब्जर्वर मान चुके होते हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम अपने आप को क्या मान चुके होते हैं, ऑब्जर्वर मान चुके होते हैं, और उस रेफरेंस में हम बताते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है। ठीक है ना, जैसे ये टावर, इस 4 ऑब्जर्वर के हिसाब से अलग अलग इंफॉर्मेशन, इस 4 ऑब्जर्वर के हिसाब से इस टावर की जो इंफॉर्मेशन अलग अलग है, लेकिन हर ऑब्जर्वर क्या है, अपनी अपनी जगह पे सही है, कोई गलत नहीं बोल रहा। ठीक है, तो इसीलिए जब भी हम किसी मोशन की बात करते हैं तो किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, किस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, कौन उस फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा है, इसका जानना जरूरी है। समझ में बात है? ठीक है ना, और उस रेफरेंस के हिसाब से हम चीजों को क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। समझ में बात है कि तो जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो फेनोमेना को ऑब्जर्व करता है, जो फेनोमेना को ऑब्जर्व करता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर। ठीक है, तो कोई भी पर्सन और थिंग और ऑब्जेक्ट, यहां जरूरी नहीं है कि वो लिविंग हो। इवन हम वॉल के हिसाब से भी क्या करते हैं कि इस वॉल से ये जो, मान लो मैं खड़ा हूं इस वॉल से, सपोज कर लो 2 मीटर के डिस्टेंस पर हूं, तो यहाँ पर ऑब्जर्वर क्या हो गया, ये वॉल हो गया, इस वॉल से हमारा डिस्टेंस 2 मीटर है, बस समझ आई। तो क्या है, इमोर्टल, समझ में बात है कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग, कुछ भी हो सकते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है ना, तो कोई भी पर्सन, थिंग या ऑब्जेक्ट है ना, जिसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू विच, है ना, यानी जिसके रिस्पेक्ट में अकॉर्डिंग टू विच वी ऑब्जर्व एनी फेनोमेना, वी ऑब्जर्व एनी फेनोमेना is known as observer। ठीक है, is known as observer, उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर ऑब्जर्वर होता है वही पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है। ठीक है ना, वही पॉइंट हमारे लिए क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है ना। तो एक चीज आ गई क्या, रेफरेंस पॉइंट, क्या होगी, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, मतलब जो फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहा था दैट इज ऑब्जर्वर, और वो उस ऑब्जर्वर की लोकेशन क्या है, कहां पर है वो, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, समझ में बात है, वो कहां पर है, उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, एक्चुअली ऑब्जर्वर की पोजीशन, ऑब्जर्वर की क्या है, पोजीशन है। एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो भी वीडियो आप देखें, एक नोटबुक बना ले और उस नोटबुक में वीडियो में जितनी बातें बताई जा रही है पॉज कर करके उनको लिखते रहें, क्योंकि आगे चलकर आप फिर से दोबारा से सारी वीडियोस नहीं देख पाएंगे। क्यों, ऐसा नहीं कि हम वीडियो डिलीट कर देंगे, वो ऐसा इसलिए कि चूंकि आपको इतना ज्यादा वीडियो मिल चुका होगा तब तक कि आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा से इतने वीडियोस को हम पलटें। ठीक है, इसलिए बेटर है कि सारी चीजें नोट करते रहें, जो भी क्वेश्चन लिखाया जाए, जो भी सॉल्यूशन कराया जाए, जो भी बातें लिखाई जाए वो उसको नोट करें, तो आपकी नोट जो है वो क्लास नोट्स की तरह हो जाएंगी, और आप बाद में जब उसको पलट के देखेंगे तो चीजें फौरन याद आ जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप नोट करते रहें, बेटर है। ठीक है ना, और ये जो फाउंडेशन सीरीज है ये आपको 11th एंट्रेंस के जो भी एग्जाम होते हैं 11th लेवल के, चाहे एमयू के हो, जामिया के हो, या किसी भी और यूनिवर्सिटीज के हो, एमकेसी हो, जो भी होते हैं एग्जाम वगैरह, उनमें आपको क्या आ जाएगा, काम आएगा। ठीक है, इसलिए बेटर है नोट्स बनाते रहें। ठीक है, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमने बताया अभी तक कि ऑब्जर्वर क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है और रेफरेंस पॉइंट क्या है। ठीक है ना, तो रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जर्वर के बाद हम आगे चलते हैं, इन्हीं बात को हम जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से सोचते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज नॉन एज ओरिजिन, और इस ओरिजिन के हिसाब से हम बताते हैं कि कोई भी पॉइंट कहां पर है। तो इसका मतलब जब भी हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम मान रहे हैं कि हमारा ऑब्जर्वर जो है ओरिजिन पर है, हमारा ऑब्जर्वर जो है कहां पर है, ओरिजिन पर है, और यही ऑब्जर्वर का जो पॉइंट है दैट इज ओरिजिन, दैट पॉइंट इज रेफरेंस पॉइंट, दैट पॉइंट इज व्हाट, रेफरेंस पॉइंट। उसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं।
ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने सीखा ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर क्या है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन जो कि किसी भी फिनोमेनास को ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं, ऑब्जर्वर कहते हैं। और ऑब्जर्वर जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में बात करता है, मतलब अपने हिसाब से एटलीस्ट कम से कम वो खुद को अपने हिसाब से तो देखता ही है। ठीक है, तो उस जिस पॉइंट पर होता है ऑब्जर्वर, उस पॉइंट को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर ने चीजों को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, फिनोमेनास को क्या किया है, ऑब्जर्व किया है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हम जो है ओरिजिन को क्या मानते हैं, ऑब्जर्वर मानते हैं। क्योंकि कोई भी पॉइंट होता है हम क्या बताते हैं, मान लो जैसे 3 ये है 4, तो हम कहते हैं 3,4 पर है। 3,4 किसके हिसाब से, इस ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम ये मान लेते हैं अपनी तरफ से कि ऑब्जर्वर हमारा ओरिजिन पर है, ऑब्जर्वर हमारा ओरिजिन पर है। ठीक है, ठीक है ना। इनके अलावा अगर क्वेश्चन में कुछ तब्दीली कर दी गई कि रेफरेंस और ऑब्जर्वर जो हमारा ओ पे नहीं है किसी और पॉइंट पर है, तो फिर उस पॉइंट के हिसाब से हमें डील करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे ऑब्जर्वर जो है वो ओरिजिन पर ही होते हैं, जब तक कि क्वेश्चन के अंदर ये ना कहा जाए कि से आवर ऑब्जर्वर इज एट 2,3। जब तक ऐसा नहीं कहा जाएगा हम क्या मानते हैं, ओरिजिन पे मानते हैं। क्या मानते हैं, ओरिजिन पे मानते हैं। और ये ज्यादा आसान होता है हमारे लिए। ठीक है ना, समझ में बात है। तो ओरिजिन हमारे लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है, क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। इनके अलावा हम एक चीज डिफाइन करेंगे अपने लोअर लेवल के हिसाब से कि टाइम क्या होता है। ठीक है, तो देखो जब भी कोई इवेंट होता है, ठीक है, जैसे जब भी कोई इवेंट होता है तो एक इवेंट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, एक इवेंट के एक पार्ट से दूसरे इवेंट तक, मतलब एक इवेंट से लेकर दूसरे इवेंट के बीच का जो भी इंटरवल है, दैट इंटरवल इज व्हाट, टाइम है। समझ बात है, इंटरवल बिटवीन एनी 2 इवेंट्स, जिसको हम दो इवेंट के बीच जो हम एक फिजिकल क्वांटिटी मेजर करते हैं जो कि बताता है कि कितना गैप है, दैट इंटरवल इज व्हाट, टाइम। दैट इंटरवल इज व्हाट, टाइम। ठीक है, और टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकंड। टाइम की SI यूनिट क्या है, सेकंड। ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। नाउ वी विल मूव टू द मोशन। व्हाट इज मोशन, लेट अस सी। Let us see what is motion. मोशन जो है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपनी पोजीशन तब्दील करे, बदले, क्या कर दे, तब्दील कर दे, बदल दे। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदले, और जब भी कोई पोजीशन बदलेगा तो ये देखो 2 इवेंट है, एक इनिशियल पोजीशन क्या था और फाइनल पोजीशन क्या है। इन दोनों के बीच का जो इंटरवल होगा दैट विल बी टाइम। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वक्त के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील करे, तब्दील करे। अच्छा, ये जो तब्दीली है इसको कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा, पोजीशन का जो चेंज है कोई ना कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा। तो मतलब उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तब्दील करे वक्त के हिसाब से किसी ऑब्जर्वर की रेस्पेक्ट में, उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। मोशन कहेंगे। से एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर कोई पार्टिकल है, से एट पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट ए के हिसाब से ये जो बॉल है लुढ़कते हुए बी पर पहुंच गया। कहां पर पहुंच गया, ये बॉल जो था ये लुढ़कते हुए कहां चला गया, बी पर चला गया। तो क्या देखा हमने, ए को ही ऑब्जर्वर मान ले, तो ए के हिसाब से पहले ये ए पर था, फिर तब्दील वक्त के हिसाब से आफ्टर टी टाइम ये जो है बी पर पहुंच गया। तो क्या देखा, इस ए के रेस्पेक्ट में इस बॉल ने अपनी पोजीशन क्या की है, तब्दील की है। ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ टाइम लगा है, और इसको ऑब्जर्व करने वाला कौन था, इसी ए के पास कोई ऑब्जर्वर था जिन्होंने इस फिनोमेना को ऑब्जर्व किया है। बस समझ आई। ठीक है ना, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह या पोजीशन तब्दील करे विद रेस्पेक्ट टू द
सम ऑब्जर्वर और सराउंडिंग, कभी कभी ऑब्जर्वर नहीं होता तो हम क्या होता है, हमारा सराउंडिंग ऑब्जर्वर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे सड़क पर गाड़ी चल रही हो, बहुत सारे बिल्डिंग बगल में है, ठीक है ना, तो हम क्या देखते हैं, पहले अभी मान लो एट बिल्डिंग नंबर ए पर थे, ठीक है ना, थोड़ी देर के बाद हमारी पोजीशन बिल्डिंग नंबर 2 के पास होती है। तो सराउंडिंग के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं कि पहले हमारे बिल्डिंग नंबर 1 की पोजीशन थी, फिर दूसरी आफ्टर सम टाइम की जो है हमारी पोजीशन बिल्डिंग नंबर 2 बी के पास आ गई। बस समझ में? तो क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग के हिसाब से हम पोजीशन तब्दील कर सकते हैं, है ना। सराउंडिंग के हिसाब से ही हम क्या कहते हैं कि हमारी पोजीशन क्या हो गई है, तब्दील हो गई है, ठीक है ना। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मोशन क्या है। तो मोशन की डेफिनेशन लिखे, an object or particle is said to be in motion, is said to be in motion when they changes, when they change, when it changes. An object or a particle is said to be in motion when it changes its position with respect to some observer, with respect to some observer with time. वक्त के हिसाब से क्या करे, अपनी जगह तब्दील कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मोशन, ठीक है। किसी न किसी रेफरेंस के हिसाब से, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इस कमरे के अंदर वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, इस रूम के अंदर क्या बना रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, और इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार अपनी पोजीशन से क्या कर रहा हूं, तब्दील कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन वो शख्स जो इस कमरे के बाहर है, अगर वो इस फिनोमेना को ऑब्जर्व करे तो क्या कहेगा, ये कमरा अपनी जगह पर था, ठीक है, भले ही अंदर हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, लेकिन उसको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, उनको ये चीजें दिखाई नहीं दे रही है, तो वो क्या कहेगा, इस कमरे की पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इस कमरे के अंदर एक पार्टिकल है जो कि क्या हूं, मैं हूं, जिसकी पोजीशन तब्दील हो रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है इस वॉल को, क्या कर रहा है, इस वॉल को, और हमारे जो चेंजेस है वो क्या है, इंटरनल चेंजेस, ठीक है, क्या इंटरनल चेंजेस है। हाँ, यहाँ पर इस कमरे के अंदर देखें, मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें, इस कमरे के कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से देखें तो मेरी पोजीशन तब्दील हो रही है, बस समझ में। इसीलिए ये बताना जरूरी है कि किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बात की गई है, किस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये बात की गई है, बस समझ में आ गई, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इमोशन क्या होता है, ठीक है। नाउ मूव टू द फर्दर पार्ट। टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, ठीक है। देखो, अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बात करें, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, मोशन जो है कुछ इस तरह का हो सकता है कि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा हो, ठीक है। तो इस मोशन को हम कहते हैं क्या, वन डायमेंशनल मोशन, क्या कहते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना, तो मोशन किसके हिसाब से हो सकता है, डायमेंशन के हिसाब से हो सकता है। जैसे क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, जैसे मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते पर चल रहा है, ये क्या है, मोशन एलोंग स्ट्रेट लाइन है, दैट इज वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है ना। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, मान लो यहां से ऐसे यहां आ गया, कोई ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये क्या है, बोर्ड के प्लेन में एक लाइन पर तो नहीं है, ठीक है ना। इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, टू डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन,
ठीक है ना। इसके एग्जांपल और भी देख सकते हैं कि मान लो किसी पार्टिकल को हमने ऐसे थ्रो किया बैट से, क्या मारते हो 6, यहां से बैट के पास से बॉल ऐसे चली जाती है बाउंड्री की तरफ। समझ बात है क्या है, प्रोजेक्टाइल। क्या ये प्रोजेक्ट किया गया पार्टिकल को जो कि इस बोर्ड की प्लेन में है, ऐसे वाली प्लेन, एक लाइन के अराउंड नहीं है ये। समझ बात है नहीं, ये क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन, यानी मोशन इन प्लेन है, मोशन इन प्लेन है। थर्ड वन 3 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, मोशन इन स्पेस। किसको कहते हैं, मोशन इन स्पेस। मान लो हमारे सराउंडिंग में चिड़िया जो है आकाश में उड़ रही है इधर उधर, तो कभी भी वो न ही एक प्लेन में होता है, न ही स्ट्रेट लाइन में होता है, कभी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर, और जरूरी नहीं वो तीनों पेड़ स्ट्रेट लाइन हो या एक ही प्लेन में हो। समझ बात है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं, क्या होती है। ठीक है, सिमिलरली हमारे कमरे के अंदर क्या है, मक्खियां वगैरह है, मच्छर क्या है, उड़ रहे होते हैं। ठीक है, तो क्या है उसका जो मोशन है क्या है, रैंडम मोशन है, सिर्फ स्पेस के अंदर है, यानी वो 3D में कहीं पर भी मूव कर जा रहा है, दैट इज नोन एज मोशन इन स्पेस, 3 डायमेंशनल मोशन। वो क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। क्या है वो, 3 डायमेंशनल मोशन। तो फुली आपको समझ में आ गई, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमारे पास है 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन। समझ में आती है क्या है, 3 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ मोशन के हिसाब से। किसके हिसाब से, ये किसके हिसाब से, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से है, हमारे सराउंडिंग के हिसाब से है। जब हम देखते हैं तो हमारा मोशन या तो 1D होता है, या 2D होता है, या 3D होता है। ठीक है, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू स्टेट्स ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू states of motion, according to states of motion। देखो स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन का मतलब है कि हमारे मोशन की हालत क्या है, किस अवस्था में है। ठीक है ना, तो स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली हम डिसाइड करते हैं सबसे पहले उनकी स्पीड से और साथ साथ डायरेक्शन से। किससे, डायरेक्शन से। ठीक है ना, अगर स्पीड 0 हो, स्पीड 0 हो तो हम कहते हैं स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन यानी गति की अवस्था क्या है, रेस्ट है। स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट है। अब अगर स्पीड 0 ना हो, स्पीड नॉट 0, स्पीड नॉट 0, तो फिर हम वहां पर एक चीज और देखते हैं, दैट इज डायरेक्शन, है ना। ठीक है, स्पीड 0 नहीं है तो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है ना, नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ, सर्कुलर पाथ पर, किस में। तो ये जो है स्टेट ऑफ, ये जो मोशन है, मतलब जब स्पीड 0 नहीं है तो हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ मोशन इज, है ना, क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग है, यानी कि मोशन में है, यानी कि किस में है, मोशन में। ठीक है ना, और डायरेक्शन तुम्हें बताता है कि किस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस स्टेट ऑफ मोशन जो है, स्टेट ऑफ मोशन जो है किस अवस्था में, किस स्थिति में है, मोशन की कैसी स्थिति है, इसके हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ मोशन हम जो है मोशन को डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में, दैट इज नॉन एज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं। ठीक है, अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है इनिशियली, और ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, मतलब जब हमने अपना स्टॉप वॉच शुरू किया होगा, तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ये ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है, पार्टिकल है, वो O पर है।
आफ्टर 1 सेकेंड, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर, हमेशा मैं टाइम यहां से ले रहा हूं, आफ्टर 1 सेकेंड ये चला गया 1 मीटर पर। कहां से? यहां से। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। ये चला गया 2 मीटर पर, मतलब कहां से? बिगिनिंग से। ऐसे t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये चला गया, सपोज कर लो 3 मीटर पर, कहां से? इनिशियल से, एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता रहा। तो क्या देख रहे हो कि ये जो मोशन है, ये जो मोशन है, मतलब मोशन ऑब्जेक्ट जो गति में है, उसमें देखो कि ये जो पार्टिकल है, इनके 2 पॉइंट के बीच, 2 इंटरवल के बीच का डिस्टेंस टाइम कितना है? 1 सेकेंड, 1 माइनस 0, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। फिर अगले इंटरवल में 1 सेकेंड, और डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर। फिर नेक्स्ट इंटरवल में 3 माइनस 2, 1 सेकेंड, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? अगेन 1 मीटर। तो क्या देख रहे हैं? ऑब्जेक्ट जो है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल, ठीक है ना। मतलब जो ऑब्जेक्ट है अपनी पोजीशन बदल रही है प्रोपोर्शनल अमाउंट में। किसको बदल रही है? प्रोपोर्शनल अमाउंट में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, सेम इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं क्या? यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? द मोशन, द स्टेट ऑफ मोशन बेसिकली इन विच पार्टिकल और ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal time interval, उसे हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अच्छा, जरा इस डाटा को हम ऑब्जर्व करते हैं कि t जब 0 था तो डिस्टेंस 1 था ओरिजिन से। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था, सॉरी डिस्टेंस 0 था, यहीं पे था दोनों। जब t इक्वल टू 1 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से 1 मीटर थी। जब t इक्वल टू 2 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी थी? 1, 2, t इक्वल टू 2 ये है, कितना था? 2 मीटर था। जब डिस्टेंस टाइम जो है 3 सेकेंड हो रहा था ओरिजिन से के हिसाब से, तो डिस्टेंस जो है 3 मीटर हो रहा था। इसको जरा देखें कि अगर t को हम कहा मान ले x एक्सिस पर और डिस्टेंस को कहा मान ले y एक्सिस पर, है, डिस्टेंस को कहा मान ले y एक्सिस पर, तो हम देखें इनका ग्राफ बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? ग्राफ बना सकते हैं। इधर क्या है? पोजीशन, इधर क्या है? पोजीशन, और यहां क्या है? टाइम। ये है हमारा ओरिजिन, ये क्या हमारा ओरिजिन। तो अब देखें 0,0 से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब जरा इस पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। 0,0 एट ओरिजिन, 1,1 इज हेयर, 2,2 इज हेयर, ये है A, ये है B, कोऑर्डिनेट यहां से देते हैं A और B, थर्ड वन इज 3,3 एंड सो ऑन। तो इसको अगर आप मिला है तो क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। तो यहां से एक चीज नोट कर लें कि पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ for uniform motion is a straight line, अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि मेरे पास तो बोर्ड में स्पेस होता है, बीच में मैं वहां पे लिख देता हूं। जब आप नोट्स बनाए तो आप वर्टिकली नीचे की तरफ बढ़ते रहते हैं। ये ग्राफ बनाया, उस ग्राफ के नीचे ये बात लिख डाली, बस समझ में। ये नहीं कि मेरी तरह बीच में आके कहीं पर भी टपका दिए, ऐसा नहीं करना, बस समझ में, ठीक है ना। पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज व्हाट? स्ट्रेट लाइन। और फुल्ली आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। नाउ वी मूव टू द नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, हम उसे क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट t इक्वल टू 0 पर है, डिस्टेंस कहां? पोजीशन क्या है? 0 है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पर ये 1 मीटर पे था, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये 4 मीटर पे था, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये 9 मीटर पे था, t इक्वल टू 4 सेकेंड पर ये 16 मीटर पे था, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अगर आप इसको गौर करें कि हर जगह दो पॉइंट के बीच का टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड है, टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड है, एंड सो ऑन। लेकिन डिस्टेंस पोजीशन का गैप देखो 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर एंड हाउ मच? 7 मीटर। तो क्या देख रहे हैं कि इनका जो डिफरेंस है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है, पहले 1 सेकेंड में 1 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया, उससे अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर कवर किया, फिर उससे अगले 1 मीटर में, फिर उससे अगले 1 मीटर में कितना कवर किया, फिर उससे अगले 1 मीटर में कितना कवर किया? 5 मीटर एंड 7 मीटर एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं ये, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, ठीक है। इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मोशन को हम क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या लिखे? द मोशन in which particle or object covers unequal distance in equal time interval, in equal time interval, उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। अच्छा, कभी कभी जो है हम इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ऐसे भी देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, मान लो पहले 1 सेकेंड में, फिर अगले 2 सेकेंड में, फिर अगले 4 सेकेंड में, फिर अगले 9 सेकेंड में, इन सो ऑन। तो अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, इक्वल डिस्टेंस कवर करे, such type of motion is also known as नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि इक्वल डिस्टेंस तो कवर कर रहा है लेकिन टाइम डिफरेंट डिफरेंट ले रहा है, तो उस कंडीशन में भी जो मोशन आएगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है डिफाइन करने का चीजों को, वो टाइम के हिसाब से है। दैट्स व्हाई वी राइट कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे। लेकिन कहीं पर क्वेश्चन में ऐसा है कि से इक्वल डिस्टेंस जो है अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, इन दैट कंडीशन इट इज आल्सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समझ आई बात है कि नहीं? क्यों, कैसे पता? क्योंकि इस चीज को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मीटर को 1 सेकंड से डिवाइड करें तो क्या पता चला? 1 मीटर 1 सेकंड में। 1 मीटर को 2 सेकंड से डिवाइड करें तो क्या पता चलेगा? 0.5 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। 1 को 4 से डिवाइड करें दैट विल गिव यू 0.25 मीटर प्रति सेकंड, है ना। क्या है? 1 मीटर 1 सेकंड में, 0.5 मीटर अगले सेकंड में, 0.25 मीटर अगले सेकंड में। तो जब ऐसी कंडीशन होती है उसमें जब उसको इक्वल टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करोगे तो खुद ही देखो डिस्टेंस अलग अलग आएंगे, ठीक है ना। 1 सेकंड में 1 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 0.5 मीटर, नेक्स्ट 1 सेकंड में 0.25 मीटर। तो खुद ही जब वो ये चीजें इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, इस फॉर्म में क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से मूव करे, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो हम उसे क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। रब करो
जरा इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के इस ग्राफ को देख लें, इस वाले को ग्राफ को देख लें, क्या स्ट्रेट लाइन अभी आ रहा है? देखते हैं, ठीक है, इसको देखते हैं हम। क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो देखिए, अगर इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखें तो जब 0 0 था दोनों, जब t इक्वल टू 1 सेकेंड पर डिस्टेंस 1 मीटर थी, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर 2 के यानी 0 से 2 तक कहां पहुंच गया था? ये 4 मीटर पे पहुंच गया था। t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये 9 मीटर पे पहुंच गया था एंड सो ऑन। तो इन चारों पॉइंट को यहां पर हम प्लॉट करें तो इधर है टाइम हमारा और इधर है पोजीशन। इधर क्या है? पोजीशन। तो देखिए जरा इसके ग्राफ को देखिए कैसा आ रहा है। 0 0 पर है, 1 पे जो है ये 1 पे है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ये कहां पर है? 4 पर है, t इक्वल टू 3 सेकेंड पर ये कहां पर है? 9 पर है। तो इसको जरा अगर आप ऑब्जर्व करें इस फिनोमेना को, ठीक है ना, तो क्या आ रहा है? कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो मतलब अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो समथिंग ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ठीक है। समथिंग क्या आएगा? ऐसा आएगा। ठीक है, कुछ ऐसा एंड सो। तो क्या देख रहे हैं? ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज नॉट स्ट्रेट लाइन, इज नॉट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी चीजें हम वक्त के हिसाब से देखते चलेंगे। ये तो शुरुआत है हमारे लिए कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, और फुल्ली आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। और यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही ग्राफ आए, कुछ भी हो, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मान लो समथिंग ऐसा आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कभी भी। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो, इट मे बी लाइक दिस, ठीक है। वो आगे की तरफ हम जब पढ़ेंगे, आगे धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन के ग्राफ को देखेंगे तो वो बातें हमारे समझ में आ जाएगी कि ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा, ये कब पॉसिबल होगा। खैर, अभी हमारे समझ में सिर्फ इतना आ गया कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म मोशन में ग्राफ जो है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है। स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ हो सकता है, ठीक है। हाँ, स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, मान लो पहले पार्ट के लिए स्ट्रेट रहा, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, ठीक है। इसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, इट इज ऑल्सो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है ना। समझ बात है, ये नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों? सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर इस टाइम इंटरवल तक ये यूनिफॉर्म है, लेकिन ओवरऑल मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ओवरऑल मोशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। That is distance and displacement. That is distance and displacement. Distance and displacement. Distance and displacement. तो सबसे पहले आप समझते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, देखो जब भी मान लो कोई पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक है, तो ये जो रास्ता कवर किया है वो कौन सा है? ये एरो वाली लाइन है। क्या है? ये एरो वाली लाइन है, ठीक है ना। तो मतलब
इस रास्ते से होकर गया है, किससे गया है, इस रास्ते से होकर गया है, तो इस रास्ते के ऊपर मैं ऐसे धागा बिठा दूं, ठीक है, और इसको सीधा कर दूं और स्केल पर मेजर कर लो, स्केल पर क्या कर लो, मेजर कर लो कि इसकी लेंथ कितनी है। तो ये जो पाथ की लेंथ है, जो जिससे उन्होंने, जिस पाथ को उन्होंने पार्टिकल ने क्या किया है, ट्रेस किया है, जिस पाथ को उन्होंने क्या किया है, ट्रेस किया है, इस ट्रेस्ड पाथ की जो भी लेंथ होती है दैट इज नोन एज डिस्टेंस, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। समझ में आई बात है कि नहीं? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेस्ड बाय बॉडी, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेस्ड बाय बॉडी, ट्रेस्ड बाय बॉडी मतलब उस पाथ से वो होकर गया होगा, बात समझ में आई, उस पाथ से होकर वो गया होगा, तो उसकी जो भी मेजरमेंट होगी, लेंथ होगी, दैट इज नोन एज डिस्टेंस। तो क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ लेंथ covered by body, covered by body is known as distance, ठीक है। SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मतलब किस यूनिट में इसको मेजर करते हैं, दैट इज मीटर। SI यूनिट इज व्हाट, मीटर। तो SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर है। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, मीटर। SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस, ठीक है। तो चाहे किसी भी पाथ पर मूव करे, सर्कुलर पर, कर्व पर, तो जो भी मान लो A से B वापस A पर आ गया, तो ये जो सर्कमफेरेंस की लेंथ हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो A से B तक गया, A से B तक गया, तो इस लेंथ, इसकी लेंथ जो भी होगी वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो यहां से ऐसे कवर किया 3/4 ऑफ द सर्किल, तो A से B तक की जो भी लेंथ है दैट इज डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी इज व्हाट, डिस्टेंस। तो जो भी एक्चुअल पाथ लेंथ हम कवर करते हैं उसी को डिस्टेंस कहते हैं, बस समझ में आई, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। नाउ वी विल मूव टू द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वी विल मूव टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, देखो इसी वाले कर्व को हम दोबारा सीधा बना रहे हैं कि पार्टिकल A से B तक गया, एक्चुअल पाथ लेंथ क्या था, ये था, लेकिन मैं तुमसे ये कहूं कि इन दोनों के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, तो तुम कहोगे ये ब्लू वाली लाइन, ठीक है। हालांकि पार्टिकल वहां से नहीं गया है, समझ में बात है कि नहीं। तो इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, जो भी शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ है, ठीक है ना, वो लेंथ जरूरी नहीं है कि पार्टिकल ने कवर किया हो, उस पाथ से पार्टिकल गया हो A से B की तरफ, नहीं, इसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। A से B के लिए यानी इनिशियल से फाइनल के लिए जो भी शॉर्टेस्ट पाथ है, भले ही उधर से सड़कें बनी हो या ना बनी हो, इस बात से कोई मतलब नहीं इनको, ठीक है ना। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है, दैट शॉर्टेस्ट पाथ इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज ऑलवेज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब कहां से कहां ले लो, A से B की तरफ। तो हमेशा देखिए आपको इस डायरेक्शन में, सपोज अगर आपको जाना हो इस शॉर्टेस्ट पाथ से, तो हमेशा आपको इसी डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, हमेशा आपको इसी डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, मूव करेगा, क्योंकि थोड़ा सा भी डायरेक्शन बदले पाथ आपकी बदल जाएगी, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक चीजें ऐसी हमें दिख रही है कि जब भी हम इनिशियल से फाइनल की तरफ जाएंगे शॉर्टेस्ट पाथ के थ्रू, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास लेंथ तो है इनिशियल से फाइनल की तरफ, लेकिन डायरेक्शन एसोसिएटेड है, डायरेक्शन क्या है, एसोसिएटेड है, समझ में बात है कि नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट को एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या था, स्केलर क्वांटिटी था, और जबकि ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन एसोसिएटेड है इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट path length from initial
to the final is known as, ये बातें यहां की है, is known as displacement, is known as displacement। ठीक है, इसकी भी SI यूनिट क्या हो जाएगी, SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। लेकिन ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इट हैज डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये लेंथ, ठीक है ना, मतलब ये जो वेक्टर होगा, इस वेक्टर की जो भी लेंथ होगी दैट इज मैग्नीट्यूड, यानी कि यहां से यहां तक की दूरी, और ये डायरेक्शन बता रही, कि एरो बता रहा है वो क्या है, डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल यहां से मूव करके वापस यहीं पर आ गया, इनिशियल और फाइनल कोइंसाइड कर गया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर गया, तो इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, इनिशियल से फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0। दैट्स व्हाई वी से डिस्प्लेसमेंट इज 0 बट द डिस्टेंस इज व्हाट, अगर रेडियस इसकी r है 2 पाई r, रेडियस क्या, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r। ये जो डिस्टेंस है किसके बीच है, इनिशियल से फाइनल के बीच का डिस्टेंस 0 है, इसलिए हम कहेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन डिस्टेंस क्या है, जो पाथ कवर क्या है, पार्टिकल ने, यानी कि जो पाथ पार्टिकल ने कवर किया है वो तो सर्कुलर पोर्शन था, दैट इज 2 पाई r, दैट्स व्हाई डिस्टेंस विल बी 2 पाई r, दैट्स व्हाई डिस्टेंस विल बी 2 पाई r। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा। अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, सर्किल पे मूव किया और इनिशियल और फाइनल पॉइंट उसका कोइंसाइड कर गया, तो डिस्टेंस 2 पाई r होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो, मान लो कोई पार्टिकल A से B तक गया, ठीक है भाई, A से B तक गया। अगर इस पोर्शन में किसी छोटे से इंटरवल के लिए किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व करो, मतलब इस पूरे पाथ में, मतलब बिल्कुल इनिशियल से फाइनल नहीं, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अगर हम किसी फिनोमेनास को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जैसे यहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम देखते हैं, तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, बल्कि लिख लो वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, क्या, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। तो ये देखो, ये पाथ जो है कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट ही दिख रहा है, मतलब यहां पर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। लेकिन याद रखना, हम सिर्फ और सिर्फ इस छोटे टाइम इंटरवल के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। और इस छोटे टाइम इंटरवल को हम लोग कहते हैं, मतलब बहुत छोटा 0 के आसपास टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो, है ना, मतलब मान लो जाए टाइम इंटरवल 0.0000 समथिंग 1 सेकेंड, ठीक है, इस छोटे से इंटरवल के लिए, ठीक है ना, फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल डिस्टेंस बराबर हो जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड क्यों लिखा, क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो कहना गलत होता है। इसलिए हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर है। वी कैन नॉट से कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई वी से मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। तो यहां से हमें क्या पता चला कि स्मॉल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस किसके बराबर हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाता है इन मैग्नीट्यूड। बस समझ आई, अगर छोटे से टाइम इंटरवल के लिए फिनोमेना को ऑब्जर्व करें तो, ठीक है ना। उसके अलावा जब कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है, मान लो ए से बी तक गया स्ट्रेट लाइन पर, और वो रिटर्न ना हुआ हो, कुछ भी पाथ वापस से रिट्रेस ना किया हो, इस कंडीशन में भी डिस्टेंस बराबर हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव किया हो, है ना, और वापस ना लौटा हो, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव किया, अपनी डायरेक्शन चेंज
न किया हो तो उस कंडीशन में भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। तो यहां से हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि देखो मान लो अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, मतलब यहां से सर्कुलर मोशन में ए से बी पे चला गया और ए और बी जो है सेम पॉइंट है, कोइंसाइडिंग पॉइंट है, तो क्या कहेंगे डिस्टेंस जो है वो कितना है, अगर ये रेडियस आर है तो डिस्टेंस कितना है, दैट इज 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, चूंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच कोई गैप नहीं है। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल किसी सेमी सर्किल के अलोंग ऐसे मूव किया, ठीक है ना, और डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पर चला गया, मतलब ए से बी तक, और अगर इसकी रेडियस मान लो 7 मीटर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो पूरा सर्किल होता तो कहते 2 पाई आर, आधा सर्किल है तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव यू पाई इंटू 7, दैट इज 7 पाई, 7 इंटू 22/7, दैट विल गिव यू 22 मीटर। तो डिस्टेंस कितना है 22 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इक्वल टू ए बी, है ना, 7 इंटू 2 दैट इज डायमीटर 14 मीटर, है डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 मीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 14 मीटर। सिमिलरली अगर कोई पार्टिकल 3/4 ऑफ द सर्किल को कवर कर लिया, ठीक है ना, मान लो सर्किल की रेडियस कितना है 7 मीटर है, हमें फाइंड करना हो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कितना है, देखो 3/4 ऑफ द सर्किल है, ये भी 7 मीटर है, तो क्या लिखेंगे 3/4 ऑफ 2 पाई आर, 3/4 ऑफ 2 पाई आर, यानी 3/4 ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज व्हाट 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 11, 11 3 are 33/2, that will give you 16.5 मीटर। तो कितना हो जाएगा 16.5 मीटर, 16.5 मीटर, ठीक है, कितना हो जाएगा 16.5 मीटर। ओह सॉरी यहां पर छूट गया 2 पाई आर, सॉरी 3/4 ऑफ 2 पाई आर, that is 3/4 into 2 22/7 into r, r is what 7, 7 से 7 cancel, 2 2s are 4, 2 11, 11 3s are what 33 मीटर, how much 33 मीटर, ठीक है, कितना जाएगा 33 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या कहती थी, इनिशियल से फाइनल, इनिशियल है ये और फाइनल है ये, तो ये ए ओ बी मैं अगर ए बी को ज्वाइन कर दो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर ये बता रहा है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो इसके टेल की लेंथ क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और ये जो डायरेक्शन है एरो है वो बता रहा है डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, इस राइट एंगल ट्रायंगल से इस लेंथ को कैलकुलेट कर ले, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा पाइथागोरस अप्लाई कर दे, अंडर रूट h स्क्वायर सॉरी b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल से लेंथ निकाल सकते हैं, दैट इज 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 49 प्लस 49 98, दैट इज 7√2, ठीक है, 7√2 इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, 7√2 इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, 7√2 क्या हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई 1/4 ऑफ सर्किल को कवर करे, फिर हमसे पूछा जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो ये देखो अगर ये 7 मीटर है और ये 7 मीटर है, तो डिस्टेंस तो हमारी ए बी की लेंथ हो जाएगी, यानी इस आर्क की लेंथ, और डिस्प्लेसमेंट जो है ये क्या हो जाएगा, ये वाली लेंथ हो जाएगी, तो डिस्टेंस तो कितना हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 of 2 into 22/7 into r is what 7, 7 से 7 cancel, 2 2s are 4, 2 what 11 मीटर, क्या जाएगा 11 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा
इस राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव यू 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सेम रिजल्ट है, ऐसा ही आंसर आएगा, दैट विल 7√2, दैट विल गिव यू 7√2 मीटर। ठीक है, कितना देगा? 7√2 मीटर। तो 7√2 मीटर हो जाएगा हमारा क्या? डिस्प्लेसमेंट। 7√2 क्या हो जाएगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल है, पहले 3 मीटर मूव किया ए से बी, फिर मूव किया बी से सी, दैट इज 8 मीटर, फिर किया सी से डी, सी से डी 3 मीटर, सी से डी 3 मीटर, सी से डी 3 मीटर। तो अब देखें हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3 प्लस 8 प्लस 3, दैट विल गिव यू 14 मीटर, दैट विल गिव यू 14 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 14 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी? डिस्प्लेसमेंट। एक काम करते हैं, इसके लिए मैं थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाता हूं इसमें, ताकि इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। इसको नीचे प्रोसीड कर दे। ये वाला जो पोर्शन है से ए बी सी ई, ये एक रेक्टेंगल है, तो ये 8 मीटर है, ये भी 8 मीटर हो जाएगा, ये 3 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 6 मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 मीटर। फिर से इसके अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल लगा, पाइथागोरस फार्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एडी। डिस्प्लेसमेंट हमारा किसके बराबर है? एडी के बराबर, एंड दैट एडी इज व्हाट? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, पाइथागोरस से। तो ए की वैल्यू कितनी है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 64 प्लस 36, दैट इज अंडर रूट 100। फ्रॉम हियर यू विल गेट 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हमारा? 10 मीटर है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन को हम कंसीडर कर लें। एक क्वेश्चन हमारे पास, मैं इसको लिख दे रहा हूं बोर्ड पर। ठीक है, बल्कि 2 क्वेश्चन है इसमें। पहले एक क्वेश्चन को कर ले, फिर दूसरे को लिखेंगे। क्या कह रहा है कि एक पर्सन है, अ पर्सन travels a distance of 5 meter towards east, then 4 meter towards north, and then 2 meter towards west, 2 meter towards west. फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड। सेकेंड पार्ट है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल एंड कैलकुलेट द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस तो आसान है हमारा, ठीक है, इसमें कुछ नहीं रखा, सिंपली क्या कर देंगे, डिस्टेंस तो हमारा क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ का वर्क। तो सीधा कितना? 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 2 मीटर, कितना हो जाएगा?
11 मीटर। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं थी। डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखो हम यहां बना ले क्या, से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, क्या कह रहे हैं? सबसे पहले किधर मूव किया? 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। यहां पर आने के बाद वो मूव किधर किया? देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, फिर वहां से मूव किया 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। ठीक है, 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये देखिए ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर ए, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर। तो मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के 3 साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें क्वाड्रिलेटरल की चौथी साइड ये है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से ये जो चौथा वेक्टर है दैट विल गिव यू व्हाट? रिजल्टेंट। मतलब इसकी लेंथ तुम कैलकुलेट कर लो, चाहे जिस मेथड से करो, दैट विल गिव द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना? तो ये देखो यहां से यहां तक 4 था, तो ये हाइट भी 4 हो जाएगी। ठीक है, यहां से यहां तक 5 था और ये डिस्टेंस 2 है, तो यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 4 मीटर और 3 मीटर इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई कर दे। ठीक है, दैट विल गिव यू √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट, दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज √25 दैट इज 5 मीटर। तो 5 मीटर कहां है? इस डायरेक्शन। ठीक है, 5 मीटर कहां है? इस डायरेक्शन में। ठीक है, 5 मीटर कहां है? इस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट। इस क्वेश्चन को हम जो है अपने आई कैप, जे कैप और के कैप की मदद से भी कर सकते हैं। कैसे? इसको करने का दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि इसके लिए हमें बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? बार बार डायग्राम बनाना पड़ता है। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूं कि इस क्वेश्चन को ऐसे ना सोचा करें आप। ठीक है, एक तो तरीका यह है, लोअर क्लास के मेथड से बहुत अच्छा है, लेकिन एक तरीका यह भी है कि हमें कहा गया ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से मान लेंगे कि नॉर्थ का मतलब जे कैप और एस का मतलब माइनस जे कैप, ईस्ट का मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई कैप, और इधर मतलब माइनस आई कैप। ठीक है ना? तो सबसे पहले ये देखो किधर मूव किया? टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब आई कैप के लो, तो मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 आई कैप। फिर लिखो प्लस, ये कहां है? 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है ना? तो नॉर्थ की तरफ यानी प्लस जे कैप, यानी 4 जे कैप। फिर कहां कह रहा है? टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट का मतलब इधर। देखो वेस्ट किधर है? माइनस आई कैप। क्या है? माइनस आई कैप, दैट इज -2 जे कैप, -2 आई कैप। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखो आई कैप और आई कैप, ये क्या देगा? 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में आंसर ये है। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, चूंकि ऑप्शन के अंदर मैग्नीट्यूड है, तो कोई बात नहीं। अगर इसको आप कंपेयर करें तो किसके जैसा है? आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप के जैसा है। ये बातें उनको समझ में आएगी जो हमारे बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट कवर कर चुका है। ठीक है, इसलिए ये सॉल्यूशन मैं उसके लिए बता रहा हूं। ठीक है, बाकी जो नए हैं उनके लिए मैंने सॉल्यूशन बता दिया था ट्रेडिशनल मेथड से, जो 9th क्लास का है। ठीक है, लेकिन अगर ये पढ़ लेंगे तो ये चीजें आपको बहुत मजा आएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आर का रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? √RX² प्लस RY², दैट विल गिव यू RX इज व्हाट? 3 आई कैप, 3 का स्क्वायर, RY इज व्हाट? 4 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 9 प्लस 16 दैट इज 25, दैट इज 5 मीटर। ठीक है, दैट इज 5 मीटर। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं इस रिजल्ट को। ठीक है, तो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन और है, उसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
वो कुछ इस तरह का है, इसमें ग्राफ दिया हुआ है। ए बॉडी इज मूविंग, ए बॉडी इज मूविंग in a straight line, in a straight line, its distance from origin are shown with time in figure A, B, C, D and E represent different parts of its motion. Find the following. पहला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, displacement of the body in first 2 seconds. Second, total distance travel in 7 seconds. Total distance travel in 7 seconds. Third, displacement in 7 seconds. Displacement in 7 seconds. ठीक है, तो देखते हैं जरा इसके ग्राफ को पहले, फिर समझते हैं। इधर है हमारा डिस्टेंस और इधर है हमारा टाइम। ग्राफ कुछ ऐसा है 0, 20, 40, 60, 80, 100 और टाइम हमारे यहाँ पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसको ज्वाइन कर रहा है। नेक्स्ट इज 4, next part is from C to 80, from here it again came to and after that finally it comes to here. तो ये हमारा O, ये है A, ये है B, ये है C, ये है D और ये है E, ये है E। ठीक है, ओ सॉरी, दिस इज D, दिस इज C, दिस इज B, दिस इज A। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा इसको समझते हैं कि एक बॉडी है जिसको जो कि स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, ठीक है,
स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा था और उसके स्ट्रेट लाइन पर जो भी ग्राफ आया वक्त के हिसाब से, जैसे हमने अभी बनाया था कि स्ट्रेट लाइन पे मूव किया, हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट देखा कि t इक्वल टू 0 पे कहाँ है, t इक्वल टू 2 पे कहाँ है, t इक्वल टू 4 पे कहाँ है, और उसके लिए ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है, ऐसे ही इन्होंने भी कुछ डाटा कलेक्ट किया होगा स्ट्रेट लाइन पर मोशन के लिए और उसके लिए बॉडी का ग्राफ बना दिया जो कि ऐसा आया। ठीक है, जो कि क्या आ गया, इस तरह का आ गया। तो हमें बताना यह है, जैसे ए बी सी डी जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट पार्ट्स को, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकंड। ठीक है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट 2 सेकंड में कहां पर है, तो फर्स्ट 2 सेकंड में बॉडी कहां पर है, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो बॉडी का देखे जो पोजीशन है वो कहां पर है, 60 पर है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 60 मीटर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन 7 सेकंड इज व्हाट, तो 7 यहां पर है। तो देखें कि सबसे पहले बॉडी जो है कहां तक गया है, मैक्सिमम डिस्टेंस 60 से 80 तक, तो 0 से लेकर 80 तक गया और फिर इस 80 से वापस लौटकर 0 सेकंड पर आया। इस क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछता एट 7 सेकेंड, तो हम ये इन 7 सेकेंड, तो हम क्या कहते कि इनिशियल यहां पर और इसका जो कोऑर्डिनेट है कुछ ऐसा है 7,0, तो टाइम इज 7 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता, 0 होता है। लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, पाथ लेंथ कवर्ड, पाथ लेंथ कवर्ड। तो ये देखो 0 से मैक्सिमम 80 तक गया है और उस 80 से वापस 0 तक आया है। इसका मतलब पार्टिकल कैसे ऐसे 80 मीटर तक गया होगा स्ट्रेट लाइन पर और फिर वापस वहां से लौट करके 0 पर आ गया होगा, है ना, 7वें सेकंड में, और ये था 0 सेकंड पर, और ये जो टाइम है इसका 5th सेकंड पर है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 80 इंटू 2 दैट इज 160 मीटर। कितना हो जाएगा, 160 मीटर। यहां पर एक चीज नोट करने वाली है कि जब भी हम टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ में हम कोऑर्डिनेट रीड करते हैं कोरस्पॉन्डिंग टाइम के हिसाब से, तो वो कोऑर्डिनेट भले ही डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ है लेकिन वो देता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस के लिए आपको टोटल देखना पड़ेगा कि टोटल डिस्टेंस कितना उन्होंने ट्रेवल किया है। ठीक है ना, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड, जो कि नेक्स्ट पार्ट में है। अच्छा, हमने यही पर कर दिया। तो डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड इज व्हाट, 0। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकंड इज व्हाट, 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 7 सेकंड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो थोड़ा सी एक बात, थोड़ी सी बात देख लें, हो सकता है तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ये बात पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो यही देख ले, ये है डिस्टेंस और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पहली चीज देखें कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल्कि ऐसा करो, ये क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ का वर्ड है, एक्चुअल पाथ लेंथ का वर्ड है, जबकि ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, तीसरी बात कि ये एक ये क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, ये स्केलर क्वांटिटी, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, तो अब देखो, डिस्टेंस इज ऑलवेज greater than or equal to the magnitude of
डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट और कैसे लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्जर्वर क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या है, ठीक है, टाइम क्या होता है, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन, कैसे मोशन, मोशन की टाइप्स में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। स्टेट ऑफ मोशन क्या है ये भी बता चुका हूं मैं, क्या था, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके अलावा स्टेट ऑफ मोशन में 2 बात थी, एक तो थी रेस्ट। रेस्ट किसको कहेंगे, जब स्पीड 0 हो। स्पीड 0 होने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट डज नॉट changes its position with time, ठीक है। मतलब अगर इसका पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओगे तो समथिंग ऐसे आएगा कि पोजीशन इसकी बदल ही नहीं, चाहे ऐसे आ जाए, चाहे हो सकता है यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाए, ठीक है। कुछ इस तरह का आएगा, वक्त के हिसाब से पोजीशन नहीं बदल रही, तो यह है रेस्ट की कंडीशन, ठीक है। उसके बाद हम देखा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके ग्राफ को देखा, इसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आता है, समथिंग कुछ डिफरेंट आएगा, ठीक है ना। उसके अलावा हमने देखा क्या, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। इतनी बातें हो सकता हो आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।